हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है आगे का प्रोसेस। दैट मींस असाइनमेंट नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5। अभी तक हमने देखो एंट्रीज में किस पे फोकस किया, सिर्फ 3 एंट्रीज पे फोकस किया। कौन कौन सी एंट्रीज पे? पेमेंट, रिसीट, कंट्रा। क्यों पेमेंट, रिसीट, कंट्रा को हमने पहले देखा? क्योंकि आपको पता है इसमें कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व रहता है ना। अब और क्यों इसमें, क्यों इन तीनों को साथ में देखा? बिकॉज इन सभी के मोड एक ही जैसे होता है, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, है ना। तो अगर हम लोग वाउचर ओपन करें टैली में, जैसे ये हमारी पिछली कंपनी है, तो हम लोग जब भी हम लोग पेमेंट खोले, चाहे रिसीट खोले, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खोले, इन सभी में सेम मोड होता है, यही दोनों मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, है ना। इसीलिए हम लोग इसको पहले हम लोग समझे। नेक्स्ट, अब हमें जो अगले चैप्टर में हमें स्टडी करना है वो है चैप्टर नंबर 5, जहां पे हम लोग एक और वाउचर को शामिल करेंगे, दैट इज F7 जर्नल, है ना। अभी तक हमने 3 वाउचर पे काम किया, अब हम चौथे वाउचर को कवर करने जा रहे हैं। इसमें होता क्या? इन दिस वाउचर वी पास नॉन कैश ट्रांजेक्शन या रेजिडुअल ट्रांजेक्शन, है ना, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन रिलेटेड एंट्रीज। आपने पढ़ा रिसिप्ट में जब पैसा आएगा, पेमेंट जब पैसा जाएगा, कॉन्ट्रा में जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हो या बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तब हम एंट्री करते हैं, है कि नहीं है। जर्नल में कौन सी एंट्री करते हैं सर? नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, ऐसे ट्रांजेक्शंस जिसमें ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट साइड में कैश हो। विदाउट कैश वाले जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग बोल रहे हैं, वो एंट्री हम कहाँ करने वाले हैं? जर्नल में। यानी जर्नल में एंट्री कौन सी होती है सर? पहला ही मैंने लिख दिया, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, या फिर रेजिडुअल ट्रांजेक्शन, या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, या फिर रेक्टिफिकेशन। एडजस्टमेंट क्या होता है? जैसे, या फिर आप रेजिडुअल ट्रांजेक्शन क्या बात करो, जैसे डेप्रिसिएशन, मशीन खरीदा, ठीक है सर, मशीन आया, पैसा गया, वो तो हो गया सर। अब साल के अंत में उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, उसकी वैल्यू को 1000 कम कर रहे हो या 10,000 कम कर रहे हो, तो उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेबिट होगा और टू एसेट होगा। जो क्या समझाया गया? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेबिट होगा, और फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर देना। नॉर्मली फिक्स्ड एसेट डेबिट होती है, जब भी एसेट खरीदते हो डेबिट होती है, बढ़ती है, लेकिन अगर उसको क्रेडिट कर रहे हो इसका मतलब वो घट रही है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके तुम उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो। किसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो? आपके पास बाइक है ना, तो हर साल जब आप उसका इंश्योरेंस कराते हो उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना। क्यों कम होती जाती है सर? डेप्रिसिएशन घटता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग में हम लोगों ने इसको स्टडी किया। सो इस एंट्री में डेबिट या क्रेडिट साइड में कहीं कैश आ रहा है क्या? ये एंट्री फिर कहां करोगे? जर्नल में। और कौन सी एंट्री? कोई खर्चा है, खर्चा पेड करते तो पेमेंट में चले जाते, बट खर्चा हम क्या करने जा रहे हैं? ड्यू। सर ड्यू और पे में क्या फर्क है? पेमेंट मतलब पैसा गया, और ड्यू मतलब देना है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। जैसे एक्सपेंस तो डेबिट होता है सर, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और देना है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो करंट लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक। तो इस एंट्री में भी जैसे रेंट आपको देना, भी रेंट आज का तारीख हो गया कंप्लीट, आज ही देना था, नहीं दिए, तुम कैसे 5 दिन बाद देंगे? अब तो तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आज तारीख पूरा हो गया। अब तुम कहोगे क्या? रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा, और टू कैश दिए क्या? नहीं, तो क्या खाता खोलोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, है ना। इसी तरह से इनकम ड्यू हो रहा है, इनकम मिलना था, मिला नहीं है, मकान मालिक बन जाओ, आज रेंट मेरे को मिल जाना चाहिए, मिला नहीं है, तो मेरे वो रेंट इनकम है, तो रेंट तो क्रेडिट हो जाएगा, इनकम क्रेडिट होती है। और डेबिट में कैश आया क्या? कैश की जगह हम क्या दिखाएंगे? अक्रूड इनकम, जिसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या बोल सकते हो? अक्रूड नहीं समझ में आ रहा? आउटस्टैंडिंग, हालांकि आउटस्टैंडिंग शब्द खर्चों के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई लोग सुने होंगे, कई लोग बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम है मेरी। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब जो इनकम मिलने, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। प्रोविजन बना रहे हो, हमको पता है टैक्स देना है साल के अंत में, है ना। हमें पता है कोई और खर्चे का हमें पेमेंट करना है, उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं। तो प्रोविजन के लिए पैसा कहां से निकलेगा सर? पीएल से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट, उसी में से पैसा निकलेगा सर, ठीक। अब एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
जरा देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। सभी लोग ट्राई करिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके सामने लिखता हूं 1,50,000, नाउ टेल मी इट इज प्रॉफिट और लॉस? ये प्रॉफिट है कि लॉस है? देखो नाम में तो दोनों है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 1,50,000 रुपए क्या है, ये प्रॉफिट का अमाउंट है कि लॉस का अमाउंट है? आपने बोला प्रॉफिट है, और कोई बोल दे। क्या कुछ करना? मैंने ये पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 रुपए पड़ा हुआ है, अब बताओ ये 1,50,000 रुपए प्रॉफिट है कि लॉस है? उसके बैलेंस से समझना है, वो डेबिट बैलेंस के क्रेडिट एकदम सही, दिस इज द पॉइंट। एकदम सही हो हरिमोहन, बिल्कुल हरिओम सही हो। अब आपको ये पूछना चाहिए सर डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सिर्फ 1,50,000 से आप नहीं बताने वाले हो, आपको क्या पता करना था सर इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? अगर ये 1,50,000 रुपए डेबिट बैलेंस है तो आपने पढ़ा है एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होते हैं और इनकम और गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। सो अगर ये क्रेडिट बैलेंस होगा तो दैट मीन्स ये प्रॉफिट होगा, डेबिट बैलेंस होगा लॉस, और ये मतलब प्रॉफिट। तो सिर्फ 1,50,000 से नहीं, आपको ये भी देखना होगा सर डेबिट बैलेंस है क्रेडिट। सर अकाउंटिंग में हर चीज को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, डेबिट क्रेडिट से, और जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं होगा दिमाग नहीं काम करेगा। नाउ नेक्स्ट, अब अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज जैसे कि मैंने बोला ये जो बैलेंस है 1,50,000 रुपीज, ये कैसा बैलेंस है? मैं बोलता हूं इसमें से ना 10,000 रुपए निकाल लो, प्रोविजन है, प्रोविजन के लिए निकाल लो, कुछ रेंट देना है या कोई खर्चे का पेमेंट करना है, अभी नहीं देना है आगे जाके देना है, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ अलग निकाल लो। तो इस पीएल अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए 10,000 रुपए इसमें से माइनस करोगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना, तब ना उसमें से रिड्यूस होगा, फिर क्रेडिट करोगे। तो इसीलिए देखो जब हम लोग रिजर्व के लिए पैसा निकालते हैं, रिजर्व कब निकालते हैं, रिजर्व कब बनाते हैं, जब प्रॉफिट होती है। अब रिजर्व के लिए पैसा कहां से निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रोविजंस के लिए भी पैसा कहां से निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो डेबिट होता है, और टू प्रोविजन टू रिजर्व्स, हम सभी को पता होगा, आप सभी को पता है कि प्रोविजन क्या होती है, करंट लायबिलिटी। हाँ पूछिए पूछिए। नहीं सर, आप कब नेचर आइडेंटिफाई करते हो? हाँ ना 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 ना, हम डिसाइड नहीं करते हैं सर, हम जब उसका अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। एग्जाम्पल, चलिए अब आप थोड़ा बैकग्राउंड में गए तो यहाँ देखिए, जब पीएल अकाउंट बनाते हो तो डेबिट और क्रेडिट, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? फिर इधर का जब टोटल अधिक आता है, इधर के टोटल यानी इसको हम बोलते हैं इनकम साइड क्रेडिट, और ये एक्सपेंस साइड। इनकम अधिक होगा, खर्चे कम है, तो जो बैलेंस आया बताओ वो कैसा बैलेंस है? आपको पता है इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट आएगी। यहाँ डेबिट में 10,000 रुपए, यहाँ 15,000 रुपए, तो 5,000 का डिफरेंस आएगा। सर 5,000 रुपए बताओ कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना सर, डेबिट एंड क्रेडिट, यही तो अकाउंटिंग की पहचान है, सही ना? तो बैलेंस है, अब हम नहीं बताएंगे इसका बैलेंस, हम नहीं बता सकते हैं कि ये नेचर ऐसे, उसके बैलेंस से हमें बताना है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज एसेट में है वो क्यों है? कोई भी चीज एसेट है तो वो क्या है, एसेट है? नहीं, साल के अंत में जब बनाते हैं तो उस समय हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं, आप जब बैलेंस शीट की बात कर रहे हो
तो बैलेंस शीट में हम सबको पता है कि दो चीजें होती है, क्या होती है, लायबिलिटी और एसेट्स। वहां हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? और आप लोगों को पता है, इसको जब हम नए साल में उठा के लाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते, तो आप करते क्या हो? साल के अंत में तो उसका काम खत्म ना, क्लोजिंग कर रहे हो ना सर, क्लोजिंग क्या कर रहे हो, क्लोजिंग। तो इसलिए लाइबिलिटी एसेट, हम जितने भी हमको पता है डेबिट बैलेंसेस हैं, एसेट के सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लाइबिलिटी के सारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। जब इसको अगले साल इसको यूज करने लगोगे, यूज करने के लिए लाओगे, तो यूज करना है तो भाई उसको हमें डेबिट क्रेडिट पहचानना पड़ेगा। और पहचानते किस आधार पे? उसके बैलेंस के बेसिस पे। तो आपको पता है एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट ही होता है। आप कभी एसेट का लेजर बनाओ, ये मशीन का लेजर बनाओ, मशीन कितने का है, 1 लाख का, तो आया होगा तो डेबिट हुआ होगा। डेप्रिसिएशन कट गया इसमें, सपोज 20,000 रुपए, तो 80,000 रुपए बैलेंस बचा। कितना बैलेंस बचा? 80,000 रुपए बैलेंस। वो बैलेंस बताओ क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस है सर। वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसलिए नहीं क्रेडिट होता है। ध्यान से देखो, टोटल किधर का अधिक है, डेबिट का। जिधर का टोटल अधिक होता है उधर ही का बैलेंस होता है। ठीक है ना, ये हम लोग लेजर में पढ़े, अकाउंटिंग पढ़ते समय पढ़े हैं। क्यों, इस चीज को कवर किया गया था कि नहीं किया गया था? ये जो बैलेंस है उठ के किधर से गया, इधर ही से ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, मशीन है, डेबिट, और अभी डेबिट साइड कितना था, 1 लाख, क्रेडिट साइड कितना था, 20,000। सही है, काटो, कौन कटेगा, कौन मरेगा, 20,000 मर जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा? बताओ किधर का बैलेंस बचा है, डेबिट बैलेंस है। बैलेंस किधर का बचेगा, डेबिट साइड से, वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ी है। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है। क्यों? फिर वापस आते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, बैड डेब्ट्स की। सर बैड डेब्ट्स क्या है सर? बैड डेब्ट्स आपको पता है, बुरे देनदार। देनदार 3 तरह के होते हैं, एक गुड डेटर जो पैसा दे देते हैं, एक बैड डेटर जो पैसा नहीं देते हैं, लेके बैठ जाते हैं और नहीं देते हैं, तो हमारे लिए बुरे ही होंगे ना सर। एक होते हैं डाउटफुल। क्या होते हैं? डाउटफुल है, दे आप पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैं डाउट में हूं, क्लियर। या फिर आएगा तो मुझे पता है पूरा तो नहीं आना है, कुछ तो मेरा जाने वाला है, और कितना जाने वाला है डोंट नो, तो डाउटफुल होता है सर। चलिए, तो डाउटफुल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ये प्रोविजन, है ना। बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट जब भी होगा तो बैड डेब्ट्स डेबिट होगा, लॉस डेबिट होता है सर, एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है। बैड डेब्ट एक तरह का लॉस का खाता है, तो ये डेबिट होगा। अगर हम टैली में बनाएंगे इसका लेजर, तो अंडर क्या डालेंगे, लॉस है ना, इसका अंडर क्या डालेंगे, आप लोग बना चुके हो लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है ना। टू डेटर, एग्जैक्टली डेटर की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, वो जो पार्टी होगी यानी कस्टमर होगा, कस्टमर डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रिएट करके उसका खाता क्लोज करो। क्यों? क्योंकि अब उससे पैसा मिलने वाला नहीं है ना। अगर कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग हो जाते हैं, लेकिन अनुराग से तो पैसा मिलना ही नहीं है, तो गया पैसा, डूब गया। तो कैश की जगह क्या डेबिट करोगे, बैड डेब्ट्स, डेबिट टू अनुराग करके खाता उनका क्लोज करो। तो ये सारी जितनी एंट्रीज मैंने 6 तरह की पढ़ाई है, अभी इसमें रेक्टिफिकेशन का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है ना, वो आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ोगे। बट ये इस तरह की सारे एंट्रीज लगभग किस में कवर होती है, जर्नल वाउचर में। किस में होती है, पक्का? कुछ कुछ समझ में आया? ठीक, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया तब भी सही, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है पूरा समझ में आ जाए आज ही। अब देखिए, ये असाइनमेंट नंबर 5 है। अब इस असाइनमेंट नंबर 5 में देखो है क्या, एंट्री विद जर्नल वाउचर। इस बार एंट्री हम लोग जर्नल वाउचर के साथ करेंगे। सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ कंपनी न्यू एरा सीईसी लिमिटेड, योर नेम, अपने नाम से आप बना लेना, बन जाएगा A5। ठीक है सर, A5 बना लेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, न्यू एरा सीईसी लिमिटेड राजीव A4 क्यों है, यहाँ क्या होना चाहिए, A5। ठीक है ना, आप लोग A5 से नाम बनाना। नाउ
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाना है? नाउ क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद द ओपनिंग बैलेंस। एक्सिस बैंक अंडर बताइए क्या होगा? कैश बनाना पड़ता है, अल्टर करना होता है। मशीनरी, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, सिक्योर्ड लोन। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, करंट लाइबिलिटी। नाउ मिसेस चेज एंटरप्राइजेस, अब ये चेज का नीचे डिटेल्स दिया हुआ है ये, तो इस बार ध्यान रहे बिल नंबर, इनवाइस डेट, और इस बार ये भी दे दिया है। अभी तक ये मिसिंग था, इस बार दे दिया 30 दिन की उधारी है, कितने दिन की उधारी पे दिए थे, ठीक है। अमाउंट दे रखा है। कितने बिल्स हैं इनके मिसेस चेज के? 3 बिल्स हैं। आप ओपनिंग बैलेंस कितना डालोगे? पूरा 1,25,000 है, और ये ब्रेकअप डिटेल है। मिसेस स्टाइल फर्नीचर, ये क्रेडिटर है 48,500 के, और उनका ये 2 बिल है, दोनों बिल की डिटेल भर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट अब कहता है जाना बैलेंस शीट देखना, वहां तुमको दिखेगा कि डिफरेंस आ रहा है लाइबिलिटी साइड में। तो जितना डिफरेंस आ रहा है सर वो एग्जैक्टली उसका अमाउंट किस में डालना है? शेयर कैपिटल का एक लेजर बनाना, कैपिटल के अंडर बनेगा, और जितना भी डिफरेंस, मान लो लाइबिलिटी साइड में 30,000 का डिफरेंस आ रहा है तो 30,000 कैपिटल में डाल देना ताकि बराबर हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जिसका ध्यान देना है। फिर कहता है कि कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, मेंटेन बैंक डिटेल। अब आपको देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक का पूरा डिटेल दे दिया, मिल गया कि नहीं मिल गया? खाता नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैंक में मैं एक चीज और ऐड करा रहा हूं। बैंक का डिटेल जब मेंटेन करना, एक और चीज करना, वो क्या चीज है देख लीजिए। हम जो बैंक का डिटेल मेंटेन करेंगे इस बार, इसको पहले शट करता हूं और एक कंपनी ओपन करता हूं। ओपन की जगह मैं क्रिएट ही कर लूं, ज्यादा अच्छा। किस नाम से बनाना था? न्यू एरा, चलो जाने दो। A5 है ना? अब आप लोग बनाने, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, आपको बस बैंक का लेजर मेरे को दिखाना है। कंट्रोल ए, यहाँ पे क्या करना होता है? जीएसटी क्या करना है, क्योंकि अभी जीएसटी नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग ना। यहाँ पे जो आप लोग ना लेजर बनाओगे बैंक का, जस्ट लाइक एक्सिस बैंक, अंडर क्या होगा? अकाउंट नंबर आप लोग मेंटेन कर लोगे देख के। आप लोग कंप्लीट लिखना, आईएफएससी कोड, हम्म, 40 मत लिख दिया, 4 4 10 0 अच्छा, हाँ 3 3 1 डबल 3 1 स्विफ्ट नंबर लिख दिया है, ब्रांच में क्रॉस नंबर। तो इस बार आपको नया क्या करना है? इस बार आपको बस एक छोटी सी चीज नहीं करनी है, आपको नीचे आना सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना? इसमें आपको इसको ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करने से होगा क्या, यहाँ पे पूछेगा क्या? चेक की डिटेल। हम चाहते हैं चेक रेंज हम पहले से डिसाइड कर लें और चेक नंबर अपने आप आए, सीक्वेंस में ही चेक काटते हैं। तो हम चाहते हैं ना चेक नंबर अपने आप आए, तो उसके लिए सेट अल्टर चेकबुक, हाँ भाई चेकबुक ऐड कर रहे हैं हम लोग। बोलता है कितने नंबर से कितने नंबर तक चलेगा, तो हम लोग देखो पहला चेक किस नंबर से है? 470001, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 470001। कितने चेक नंबर तक है चेकबुक, कितने पेज का है? मान लो 20 पेज का है, 20 पेज का होगा तो 470020, सही है। टोटल कितने चेक हो गए? 20। कौन सा अकाउंट है ये? करंट अकाउंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से बस एक काम ये ऐड करना है, ये एक नई चीज बता रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा? कंट्रोल ए, इससे फायदा ये होगा कि जब भी तुम पेमेंट करने जाओगे, जैसे मैं एक ऐसे कोई खर्चे का पेमेंट कर देता हूँ, रेंट का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जब तुम रेंट का पेमेंट सपोज मैंने किया
12,000 का पेमेंट और मैं चाहता हूँ इसी एक्सिस बैंक से करूँ। जैसे एंटर करूंगा चेक नंबर ऑटो आ जाएगा, चेक नंबर ऑटोमेटिक आया। इवन देखो यहाँ पे चेक रेंज दिख भी रहा है। अच्छा चेक रेंज क्यों दिख रहा है, वाई इट इज शोइंग, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन क्या कर रखे हैं, इसमें कहीं देखो चेक रेंज है कि नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस है, चेक रेंज तो नहीं लिखा है लेकिन हाँ क्रॉस ऑप्शन ये सब है, इसी में से कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, दिख रहा है। चेक रेंज तो अलग से कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे चेक रेंज आपको दिखने लगा। कैसा चेक काट रहे हो, बाय डिफॉल्ट अकाउंट पे ही दिख रहा है ना। और ये सब रेंट आ गया। अब रेंट ऐसा तो नहीं, रेंट के नाम से चेक थोड़ी ना कटता है, चेक हमेशा किसी पार्टी के नाम पे कटता है। अब मान लो आपके लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, लैंडलॉर्ड का नाम मान लो शाही जी है, तो शाही जी जो भी है उनके नाम पे चेक काट दिया, ठीक है। दैट्स इट। कुछ समझ में आया? तो इस बार आपको बस एक चीज नहीं करनी है, वो क्या करना है, एक्सिस बैंक में आपको चेकबुक डिटेल भरनी है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे आप लोग। एंटर और यहाँ पे जाना है नीचे। आप सोचते सर यस किए थे फिर नो कैसे, ये अपने आप हो जाता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिटेल मेंटेन रहता है। यस करेंगे, देखो यहाँ पे भी नो हो गया, लेकिन आपको पता वो यस है, ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना। वो नो हो जा रहा है इसका मतलब ये मत सोचिएगा वो डिसेबल हो जा रहा है। तो कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल है। कुछ समझ में आया? तो चेकबुक डिटेल आपको मेंटेन करना है, इसका फायदा क्या होगा जल्दी बताओ, है ना, वो अपने आप आएगा। और चेक नॉर्मली हम लोग सीक्वेंस में ही काटते हैं। तो ये सर पेमेंट की एंट्री है, किसके नाम पे चेक कटा है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चेक काट देंगे, एंट्री क्या होगी, एंट्री अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, जैसे इसका मैंने हिंट नहीं दिया एंट्री, तो साइड में जगह होगा तो लिख लीजिएगा। एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यही है ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक, ठीक। नाउ नेक्स्ट चेक रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव किससे, चेस से, चेस का पैसा बाकी था ना, तो इसको रिसिप्ट में एंट्री करनी है। कितना पैसा मिल रहा है, 90,000। कितना बैलेंस था चेस का, 125। अभी कितना आ रहा है, 90। तो 90 आप रिसीव कर लेंगे। 90 रिसीव करेंगे तो पहले बिल का पूरा पेमेंट मान लिया जाएगा 75,000, दूसरे बिल का भी 30,000 रुपए पूरा है नहीं, 15,000 हो ही पाएगा, क्यों, बैलेंस रह जाएगा बाकी 35,000। किस बैंक से मिल रहा है, उसका चेक डिटेल है, मेंटेन कर लेंगे। और फिर ये जो चेक मिला मुझे इलाहाबाद का बैंक का, उसको तुरंत हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, पीछे के क्वेश्चंस में हम लोग ये मेंशन नहीं किया था, इस बार मैंने वो डिटेल दे दिया है कि हमने तुरंत अपने खाते में जमा कर दिया वो चेक। जिस दिन मिला उसी दिन मेरे खाते में आ गया, मेरा बैंक डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट होगी। कंपनी पेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, सही है। कंपनी क्या कर रही है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करे मेसर स्टाइल को। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 48,000। जब देखो बैलेंस कितना था, 48,500, 500 रुपए डिस्काउंट होगा। तो इसमें एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा। मेसर्स स्टाइल को पूरे से डेबिट करना, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका खाता क्लोज करना, उसका बैलेंस था 48,500 से। सो हम मेसर स्टाइल को डेबिट करेंगे 48,500 से, टू एक्सिस बैंक से जाएगा 48,000, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 500 रुपए, यानी ये कंपाउंड एंट्री है। यहाँ पे डिस्काउंट का भी ख्याल रखना आपको। तो जो लोग भी अभी अकाउंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, अकाउंट में थोड़ा तंग है, तो ज्यादा मेहनत मत करना, मेरे से एंट्री पूछ लेना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी एंट्री पे आपको नहीं फोकस करना है ना, अभी किस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे, कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सही से होना चाहिए, है ना। और जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है उनकी तो अकाउंटिंग ठीक है ही, उनकी जनरल एंट्री ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पढ़ोगे तो आपकी भी जनरल एंट्री अच्छी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपको करना है, कंपनी डिपॉजिटेड कैश। कंपनी क्या कर रही है, कैश बैंक में जमा कर रही है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक डेबिट टू कैश। कहां होनी चाहिए, किस वाउचर में, कॉन्ट्रा, बिल्कुल सही। बाकी नोट आपको दिया है कितने नोट जमा हो रहे हैं, नोट का ख्याल रखा कीजिए, ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये 7वीं एंट्री है जर्नल की, ये मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। इत्तेफाक से
F7 ट्रांजेक्शन भी होता है और देखो 7वें नंबर की एंट्री है। तो आप लोग 6 तक अपने से कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगी मेरी कहाँ से, यहाँ पे। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? यू ऑल हैव 10 मिनट्स, जितना 10 मिनट्स में आप कर सकते हो कर डालो, ठीक है ना, जितना अंतर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Rest of the part we'll learn in the next class.